जैसे कि हम कर ही रहे हैं, वी आर डूइंग द हम क्या कर रहे हैं इन सारे वीडियोस में, इन सारे वीडियो लेक्चर्स में हम जो भी थीम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आई हुई है उसको हम अच्छे से समझ रहे हैं। जो चीज़ें रटने वाली हैं उसको रट रहे हैं। एंड यहाँ से मैं ये भी पता चल रहा है कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है, कौन सी रिपीटेटिव थीम्स हैं जिसमें हमारा यूपीएससी जनरली क्वेश्चन पूछता है। मेंस के लिए हमारी सेम स्ट्रैटेजी रहेगी, वही स्ट्रैटेजी रहेगी, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज इट। हमने जो प्री का पढ़ लिया, मेंस के हमने 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से थीम्स को पकड़ लिया और करंट अफेयर्स के जो मोटे मोटे टॉपिक्स हैं उनको कर लिया, साथ में इन द लास्ट आंसर राइटिंग कर लिया, फुल लेंथ टेस्ट दे दिया, दैट इज़ इट। यही हमारी स्ट्रैटेजी है। सो अभी हम थीम्स को कवर कर रहे हैं। सो नाउ जो टॉपिक है दैट इज़ इलेक्शन एंड पॉलिटिकल पार्टी। मैं बता देती हूँ, इलेक्शन से काफ़ी क्वेश्चन आया, तो इलेक्शन अपने आप एक रिकरिंग थीम है। तो इलेक्शन से रिगार्डिंग का कुछ करंट अफेयर में कुछ भी होता है तो हमें उसको वेल प्रिपेयर्ड करना है, राइट। सो सबसे पहला जो हमारी थीम है दैट इज़ इवोल्यूशन एंड नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टी, कि हमारा किस तरीके का आज के टाइम पे जो इंडियन पार्टी सिस्टम है ना, पॉलिटिकल पार्टी, वो किस तरीके से चल रही है, क्या है ट्रेंड, क्या है, उसके बारे में इसलिए क्वेश्चन आया था। सबसे पहले क्वेश्चन को अगर हम समझे तो क्वेश्चन ने पूछा था चेंजिंग नेचर ट्रांजिशन ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम। जो इंडिया का पार्टी सिस्टम है उसमें बदलाव देखने को मिला है। एंड हाउ इट शोड कॉन्ट्रडिक्शंस एंड पैराडॉक्सेस, मीनिंग को एग्जिस्टेंस ऑफ अपोजिंग ट्रेंड्स लाइक रीजनलिज्म वर्सेज नेशनलिज्म, कोलिजन वर्सेज मेजोरिटी। तो एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन बिल्कुल जो इससे पहले था उसके विपरीत ही गया है, जो ट्रेंड है आज के टाइम का, हम उसको समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं पार्टी सिस्टम होता क्या है। देखिए, पार्टी सिस्टम का मतलब है पैटर्न क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो कि ऑपरेट कर रही है विद इन द कंट्री। किस तरीके की पॉलिटिकल पार्टी ऑपरेट कर रही है इंडिया के अंदर। इंडिया फॉलोज अ मल्टी पार्टी सिस्टम। ये तो आपको पता है कि जो इंडिया है उसमें मल्टी पार्टी सिस्टम को हम फॉलो करते हैं विद नेशनल एंड रीजनल पार्टीज़ कम्पीटिंग फॉर पावर, जिसमें हमारी नेशनल पार्टीज़ भी होती हैं। नेशनल पार्टीज़ आपको पता है जो नेशनल लेवल तक है, स्टेट पार्टीज़ भी होती है, रीजनल पार्टीज़ भी होती हैं। सब क्या करते हैं, आपस में कॉम्पिटिट करती हैं फॉर द पावर। अब इवोल्यूशन देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, 1952 से लेकर 1967 तक हमारे यहाँ पे डोमिनेंस आपको देखने को मिलेगी कांग्रेस सिस्टम की अंडर द नेहरू। सिंगल पार्टी डोमिनेंस थी, एक ही पार्टी थी जिसकी डोमिनेंस रहा करती थी काफ़ी सालों तक, 20-30 साल तक कांग्रेस ही सेंट्रल गवर्नमेंट में रही। रीजन में थोड़ी बहुत भी थी, लेकिन स्टेट में भी इवन सबसे ज़्यादा कांग्रेस का ही डोमिनेंस देखने को मिलता था। 1967 से 1989 तक राइज हुआ रीजनल पार्टीज़ का। फिर धीरे धीरे अपनी खुद की रीजन की पार्टी, स्टेट की पार्टीज इवॉल्व होती हैं एंड कोलिजन पॉलिटिक्स आती है, बिकॉज यहाँ पे किसी को भी क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल पाती बिकॉज ऑफ द मल्टीपल पार्टीज़। तो कोलिजन पॉलिटिक्स का ये एरा आता है। उसके बाद 1929 से लेके 89 से लेके 2014 तक एक एरा होता है कोलिजन गवर्नमेंट का सेंटर पे। अब सेंटर में भी कोलिजन गवर्नमेंट बननी शुरू हो जाती है इस टाइम पे सेंटर पे भी कोई किसी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती। उसके बाद 2014 से अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ पे आज के टाइम पे बीजेपी की डोमिनेंस है, बट कंटिन्यू इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनल पार्टी। लेकिन रीजनल पार्टीज़ हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल हुआ, केरला हुआ, है ना, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी रीजनल पार्टीज़। ऑल दो हमारे यहाँ पे बीजेपी की डोमिनेंस तब भी है, सेंटर में भी और काफ़ी हद तक स्टेट में भी, लेकिन सेंटर में ज़्यादा है। ये इस तरीके से हमारा जो है इंडियन पार्टी सिस्टम चल रहा है। एवोल्यूशन देख लिया। ना क्या फीचर्स है हमारे इंडियन पार्टी सिस्टम के। सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी नेशनल स्टेट लेवल की पार्टीज हैं जो कॉम्पीट करती हैं। आइडियोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी, पार्टीज ऑफन शिफ्ट स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल गेन्स। आइडियोलॉजिकल, दिमागी तौर पे भी फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे यहाँ पे। पार्टीज ऑफन शिफ्ट स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल गेन्स, मतलब जो अपनी आइडियोलॉजी है वो अपने स्टैंड को बदलती रहती है अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, आपको देखने को मिलेगा। पर्सनैलिटी बेस्ड पॉलिटिक्स है, यहाँ पे लीडर पे फोकस किया जाता है रदर देन आइडियोलॉजी। हमारे यहाँ पे लीडर्स पे ध्यान दिया जाता है, आइडियोलॉजी पे भी कम दिया जाता है। बाकी कास्ट रिलीजन रीजन बेस्ड जो मोबिलाइजेशन है, सोशल डिविजन्स भी काफ़ी पार्टी अपील को क्या करते हैं, दैट इज़ डिफाइन करते हैं। राइज ऑफ रिजुलिज्म, स्टेट्स एजर्टिंग लोकल आइडेंटिटी एंड पावर। बाकी आज के टाइम पे राइज हो चुका है, जो स्टेट पार्टीज़ रही हैं उनका भी काफ़ी हद तक क्या हो चुका है, दैट इज़ वो भी काफ़ी इमर्ज हो चुकी हैं आज के टाइम पे, राइट। ये हमारी कुछ फीचर्स हैं। मल्टी पार्टी है, आइडियोलॉजी को शिफ्ट करते हैं, पर्सनैलिटी बेस्ड है, लीडर के बेसिस पे, कास्ट रिलीजन को इंपॉर्टेंस देते हैं, रीजनलिज्म का काफ़ी टाइम पे राइज हो चुका है। कॉन्ट्रडिक्शंस एंड पैराडॉक्सेस क्या है, देखिए। राइज ऑफ नेशनलिज्म वर्सेस रीजनल है। बीजेपी का जो नेशनल नैरेटिव है वो कोएग्जिस्ट करते हैं विद स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टीज़ के साथ। बहुत सारे जो बीजेपी के नेशनल नैरेटिव है, नेशन के तौर पे वो क्या समझते हैं, वो को एग्जिस्ट करते हैं, मतलब काफ़ी सिमिलर है विद अ स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टीज़ के साथ, जैसे कि टीएमसी है, डीएमके है, ठीक है। मतलब बीजेपी ना एग्जिस्ट कर रही है नेशनल लेवल पे अपने नैरेटिव्स लेके, वहीं पे रीजन में अपनी स्टेट की पार्टीज़ भी स्ट्रॉन्ग, वो भी स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टीज़ एग्जिस्ट कर रही है।
मेजोरिटेरियनिज्म वर्सेस कॉलोनियल कल्चर, कोलिजन कल्चर सॉरी। नेशनल पार्टीज विन मेजोरिटी बट स्टिल डिपेंड है अपनी अलाइज पे स्टेट्स में। नेशनल पार्टीज मेजोरिटी तो जीत लेती है लेकिन फिर भी स्टेट्स पे उनको डिपेंड होना पड़ता है। आइडियोलॉजिकल डाइल्यूशन, पार्टीज ऑफन अलाइड डिस्पाइट अपोजिशन आइडियोलॉजीज। शिवसेना कांग्रेस का लाइन है। पार्टीज मतलब ओवन अगर उनकी अपोजिट आइडियोलॉजी भी है तो भी वो मिलके क्या करें, कोलिजन गवर्नमेंट बना रहे हैं। वीक इंटरनल डेमोक्रेसी, पार्टीज टॉक ऑफ डेमोक्रेसी बट फंक्शन ऑटोक्रेटिकली। वो कह रहे जो पार्टी है, पार्टी खुद क्या है, पार्टी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में आएगी, पावर डेमोक्रेसी की तरह डेमोक्रेसी को के तहत उसको पावर मिले, लेकिन खुद के अंदर उस पार्टी के सिस्टम में क्या होता है, ऑटोक्रेसी है, मतलब जो पावर है वो कुछ ही लोगों के हाथ में होती है। इलेक्शन सेंट्रिक पॉलिटिक्स है, उनका मेन फोकस होता है विनिंग द इलेक्शंस एंड नॉट पॉलिसी कंसिस्टेंसी। आपको पता है पॉलिटिक्स किस तरीके से काम करती है, वही चीज़ों के बारे में लिख रखा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब कॉजेज़ क्या है इस ट्रांजिशन का, देखिए सोशल डाइवर्जन है, राइज हुआ ओबीसी दलित एंड रीजनल आइडेंटिटीज़ का। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की वजह से न्यू क्लास इंटरेस्ट आई तो उसकी वजह से नई पॉलिटिकल पार्टीज आई। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, पर्सनलाइज्ड कैंपेन्स थ्रू सोशल मीडिया आज के टाइम पे चल रहा है। डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, पावर वैक्यूम फिल्ड बाय मल्टीपल एक्टर्स। कांग्रेस हटी तो बहुत सारे पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ और उसको बहुत सारे मल्टीपल एक्टर्स ने आके फुलफिल करने की कोशिश की। फेडरलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स देखने को मिलेगा, मतलब स्टेट एक तरीके से की पिलर्स हो रहे हैं आज के टाइम पे गवर्नेंस में, है ना। देखोगे स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्प्यूट्स के वजह से, बस ये कुछ ट्रांजिशन हमें मिले हैं। अब इम्पैक्ट क्या हुआ, देखिए पॉजिटिव भी है कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी और स्ट्रॉन्ग हुई है बिकॉज ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ा है, ग्रेटर रीजनल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा आपको नेशनल पॉलिटिक्स में। नेगेटिव ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। वोट बैंक एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स काफ़ी डोमिनेट करती है जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है, दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग। नो वे फॉरवर्ड ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटर पार्टी मतलब डेमोक्रेसी जो है वो इंटर पार्टी के अंदर भी आनी चाहिए। प्रमोट करो आइडियोलॉजिकल कंसिस्टेंस एंड प्रोग्राम बेस्ड पॉलिटिक्स, हमें आइडियोलॉजिकल सेम आइडियोलॉजी वाली ही गवर्नमेंट को मिलके कोलिजन वगैरह करना चाहिए, वरना फिर डिस्प्यूट होगा, इंस्टेबिलिटी आएगी। इनकरेज ट्रांसपेरेंट फंडिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, जो अक्सर इन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि देखो पैसा कहाँ से आ रहा है इतना सारा, तो उसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करो। रिफॉर्म एंटी डिफेक्शन एंड कोलिजन एथिक्स को भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। बेसी चीज़ है ना। कंक्लूजन है कि इंडिया पार्टी सिस्टम एक कांस्टेंट ट्रांजिशन में रहता है, कभी वो नेशनल कंसोलिडेशन की बात करता है, कभी वो रीजनल एजर्शन की बात करता है। कॉन्ट्रडिक्शन एक साइन ऑफ डेमोक्रेटिक वाइब्रेंसी है, मतलब क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन होता है डिफरेंसेज आना ज़रूरी है डेमोक्रेटिक वाइब्रेंसी, तभी तो वेरिएशन आएगी। बट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डिपेंड, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी चाहिए तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एंड एथिकल पॉलिटिक्स चाहिए, पॉलिटिक्स में एथिक्स चाहिए। मतलब कुछ नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में लिखना है कि इंडिया की पॉलिटिक्स किस तरीके से काम करती है। वहाँ फिर आके ये क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत हमने समझ लिया, बहुत है, इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट ये नहीं, एक ही बार थीम है क्योंकि। नाउ साइमल्टेनियस इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, देखिए न्यूज़ में भी काफ़ी रहता है, ये ऑलरेडी आया हुआ थीम है, तो दैट मीन्स काफ़ी चांसेस है कि दोबारा से थीम रिपीट होगी। नाउ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बात कर रहा है कि जो अगर साइमल्टेनियस जो इलेक्शंस हैं, अगर हम लोकसभा के स्टेट असेंबलीज़ के कराएंगे तो इससे क्या आएगा, बैलेंस एनालिसिस देना है कि इसके फ़ायदे क्या हैं, है ना, इसके नुकसान क्या है, इसके बारे में जनरली बात कर रहे हैं। नो मीनिंग क्या है, देखिए सबसे पहले समझते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते क्या है। साइमल्टेनियस इलेक्शंस का मतलब है होल्डिंग इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एट द सेम टाइम। ये कह रहा है कि जो भी लोकसभा है एंड जो स्टेट असेंबली है, इन दोनों के इलेक्शंस हमको एक बार में सेम टाइम पे करने हैं। इंडिया फॉलोड दिस प्रैक्टिस अंटिल 1967 बट इट ब्रोक ड्यू टू प्री मेच्योर डिसोल्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली 1967 तक ये प्रैक्टिस हम करते थे, ठीक है, ये प्रैक्टिस हमने फॉलो करी क्योंकि 1950 में पहली बार इलेक्शन होते हैं और उसके बाद हमारा हमेशा साथ में ही इलेक्शन होंगे, स्टेट की भी सेंटर की भी, ठीक है। लेकिन उसके बाद 1967 के बाद ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी सी बदल जाती हैं, ब्रोक हो जाती हैं, बिकॉज बहुत सारी गवर्नमेंट के जो है वो पहले ही डिज़ोल्व हो जाती हैं, है ना। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल कंटेक्स्ट क्या है, देखिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कंडक्ट कराता है इलेक्शन से, तो पता ही है बेसिक चीज़ है। सो आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये जिम्मेदारी है कि उनको इलेक्शंस कंडक्ट कराने होते हैं अंडर द आर्टिकल 324 से लेके 329 टू रीइंट्रोड्यूस साइमल्टेनियस इलेक्शंस। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन आर्टिकल 83, 172, 356 एंड रिलेटेड प्रोविजंस को ज़रूरत पड़ेगी, मतलब अगर आपको दोबारा से ये इसको इंट्रोड्यूस कराना है तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगेगी और बहुत सारे आर्टिकल्स में चेंजेस आएगा, ज़्यादा एग्जैक्टली याद मत ही रखना, ठीक है।
अब आर्गुमेंट्स क्या है फेवर में कि होने चाहिए ना, इकट्ठा होना चाहिए। देखिए सबसे पहला इलेक्शन का जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, वो काफ़ी बच जाएगा, काफ़ी सेविंग होगी गवर्नमेंट की। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम बच जाएगा, टाइम भी बचेगा। कॉन्टीन्यूस एक जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो कॉन्टीन्यूसली आप लगा पाओगे बिना किसी हैम्पर के। इंश्योर पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी, गवर्नमेंट फोकस कर सकती है गवर्नेंस इंस्टेड ऑफ कैंपेन्स पे सिर्फ और सिर्फ, तो एक पॉलिसी में भी कॉन्टिन्यूटी आएगी, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी का भी टाइम बचेगा, वो कैंपेन में जितना लगाती है। इम्प्रूव वोटर टर्नआउट, सिंगल इलेक्शन इंक्रीज कन्वीनेंस एंड पार्टिसिपेशन, लोग भी ज़्यादा आएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे, तो जो एक वोटर टर्नआउट है, पार्टिसिपेशन है, वो बढ़ेगा। रिड्यूसेस पॉपुलिज्म, फ्यूअर इलेक्शंस मीन्स लेस शॉर्ट अपीजमेंट पॉलिटिक्स, और फ्यूअर इलेक्शन मतलब कम इलेक्शन का मतलब है कि ज़्यादा जो शॉर्ट टर्म अपीजमेंट पॉलिटिक्स होती है ना, शॉर्ट टर्म, जैसे कि कोई बार बार इंट्रोड्यूस कर देते हैं, दैट इज़ जैसे कहीं भी इलेक्शन आने वाले हैं तो बार बार इंट्रोड्यूस होते हैं कि हम आपको फ्री में देंगे, वो देंगे, तो ये जो शॉर्ट टर्म अपीजमेंट पॉलिटिक्स है ये भी कम होगी, ठीक है। साथ में हम कह सकते हैं कि जो खर्चा है, अगर खर्चा यहाँ से बचेगा तो कहीं और खर्चा हो सकता है ना, कहीं और डेवलपमेंट में भी लग सकता है, तो ये सारे कुछ फेवर में दिए बोले जाते हैं। नाउ आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट क्या है, अगेंस्ट में ये है इरोड्स अकाउंटेबिलिटी, वोटर्स कैन नॉट इवेल्यूट गवर्नमेंट सेपरेटली एट सेंटर एंड स्टेट। वो कह रहा है कि जिससे ना अकाउंटेबिलिटी, जो जवाबदेही है वो कम होगी, वोटर्स डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा प्रॉपरली गवर्नमेंट सेपरेटली सेंटर एंड स्टेट लेवल पे, जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। वीकन फेडरलिज्म, कहता है जो सेंट्रल है वो सेंट्रल इशूज़ में ओवर शेडो लोकल वंस, कह रहा है जो लोकल इशूज़ है ना, इसके चलते उन पर कोई ध्यान नहीं देगा और सेंट्रल इशूज़ पे ही ध्यान चला जाएगा और उसके बेसिस पे लोग वोट दे देंगे। लॉजिस्टिकल चैलेंजेस भी इसके होंगे, मैनेज करना इसको फॉर 30+ स्टेट, ये भी आपस में एक तरीके से कॉम्प्लेक्स होगा। फ्रीक्वेंट पॉलिटिकल चेंजेस इफ अ गवर्नमेंट फेल्स मिड टर्म, साइक्रोनाइजेशन इज़ लॉस्ट। वो कह रहा है फिर अब कहीं भी अगर ऐसा हो जाता है दोबारा से किसी स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है बीच में, तो उससे जो दोबारा से जो ये सिंक्रोनाइजेशन हमने करा था ये दोबारा से ख़त्म हो जाएगा। फाइनेंशियल स्ट्रेन इनिशियली रिक्वायर्स, इसके लिए ईवीएम्स की, वीवीपैट्स की, रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी एक ही टाइम पे, उतने शायद हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं है। और ये भी बोला जा रहा है कि जो रीजनल पार्टी है उसके चलते अपने आप को इतना रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी बिकॉज उनके पास इतना सपोर्ट नहीं रहता, बहुत सारे मतलब इस तरीके से आर्ग्यूमेंट दिया जाता है अगेंस्ट में। नाउ कंसर्न्स क्या है अकाउंटेबिलिटी से, अगर मैं रिगार्डिंग देखो फ्रीक्वेंट इलेक्शन इंश्योर करते हैं कॉन्टीन्यूस अकाउंटेबिलिटी टू द सिटीजन। अगर उनको पता है कि 5 साल के बाद ही इलेक्शन होने हैं तो उनकी जो अकाउंटेबिलिटी वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे, वो ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिव नहीं रह पाएंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंट इलेक्शन से कॉन्टीन्यूस अकाउंटेबिलिटी तय रहती है। Simultaneous polls may delay corrective feedback since people can't vote separately for center or state performance। वो कह रहा है जो साइमल्टेनियस जो पोल्स होते हैं उससे डिले हो सकता है करेक्टिव फीडबैक, सिंस पीपल कांट वोट सेपरेटली एट सेंटर और स्टेट, मतलब वो करेक्टिव तरीके से अपना वोट नहीं चूज़ कर पाएंगे, वो कंफ्यूज हो सकते हैं सेंटर एंड स्टेट के परफॉर्मेंस में, है ना, वो सेपरेटली उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा और इससे सेंट्रलाइज हो सकते हैं जो पॉलिटिकल नैरेटिव्स और जो लोकल इशूज़ हैं उनको साइडलाइन किया जाएगा। वही सेम चीज़ लिख रखी है ऊपर भी थी ना। अब रिकमेंडेशंस क्या दी जाती है, एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं, देखिए लॉ कमीशन ने तो बोला है, इस आइडिया को सपोर्ट करा है, बट बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के साथ करो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड इन द सेंस कि आपको फेडरलिज्म की रिस्पेक्ट करनी है, आपको अकाउंटेबिलिटी की रिस्पेक्ट करनी है, इन सारी चीज़ों की आपको रिस्पेक्ट करते हुए चलना पड़ेगा। नीति आयोग क्या कहता है, नीति आयोग कहता है कि 2 फेज़ इलेक्शन मॉडल होना चाहिए टू बैलेंस फीजिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। 2 फेजेस में कराओ, ठीक है, मतलब जैसे पहले इस महीने सेंटर के हो लिया, अगले महीने सारे स्टेट के हो गए, तो 2 फेज़ में करा दो, ऐसा नीति आयोग कहता है। फॉर्मर जो इलेक्शन कमिश्नर्स रहे उन्होंने बोला कि फेज्ड जो मैं थोड़ा गलत पढ़ रही हूँ, सिंक्रोनाइजेशन है, फेज्ड सिंक्रोनाइजेशन है रेदर देन कंप्लीट सिमिलटेरिटी, तो उन्होंने बोला कि वही फेज्ड की बात करें कि फेज्ड में करो, मतलब एक बार में सेंटर के करा दो, एक बार में स्टेट्स के करा लो, इस तरीके से करो, सेंटर एंड स्टेट के टुगेदर मत कराओ, ठीक है। तो लॉ कमीशन ने पूरा सपोर्ट करा, नीति आयोग ने जो फॉर्मल इलेक्शन कमिश्नर उन्होंने क्या बोला कि फेज्ड में कराओ। अब वे फॉरवर्ड क्या है, इन तीनों चीज़ों को ना रट लेना, क्योंकि आंसर्स में लिखना पड़ेगा लॉ कमीशन, नीति आयोग, फॉर्मल इलेक्शन कमीशन, इनकी ओपिनियन अगर आप लिखेंगे तो एक वजन डलता है, ठीक है, पेपर में। वे फॉरवर्ड क्या, आगे क्या कर सकते हैं, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेंसस बिठा सकते हैं, अमेंडमेंट्स रिक्वायर 2/3 मेजोरिटी इन पार्लियामेंट एंड हाफ स्टेट अप्रूवल, प्रॉपर तरीके से अमेंडमेंट कीजिए, इसमें जो स्टेट का है उसमें भी स्टेट का भी पूछा थोड़ा टची करनी चाहिए। फेज्ड अलाइनमेंट हम कर सकते हैं, ग्रेजुअली अलाइन करो स्टेट इलेक्शंस को विदिन 1 से 2 ईयर्स में ऑफ लोकसभा पोल्स, मतलब एक बार में स्टेट का कराओ, एक बार में सेंटर का कराओ। सेफगार्ड फेडरलिज्म, मेंटेन रीजनल फोकस एंड ऑटोनॉमी, ठीक है, रीजनल फोकस एंड ऑटोनॉमी की भी को भी समझो, लोकल नीड्स को भी रखो।
से स्ट्रेंथन द ECI लॉजिस्टिक्स, जो लॉजिस्टिक्स की कमी है ना, साथ में ना करना, जो इनएडिक्वेट मैन पावर है, रिसोर्सेज है, उसको थोड़ा सा एडिक्वेट बनाने की कोशिश कीजिए। तो ये वे फॉरवर्ड हम लिख सकते हैं जिससे इसको बेहतरीन तरीके से हम कर सकें ना। कंक्लूड करें तो साइमल्टेनियस जो इलेक्शंस हैं वो इम्प्रूव करेंगे, कहीं ना कहीं एफिशिएंसी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस लेके आएंगे, बट रिस्क है कि कहीं ना कहीं जो फेडरल बैलेंस है उसको रिड्यूस करेंगे, अकाउंटेबिलिटी को रिड्यूस करेंगे। इसलिए जो फेज्ड एंड जो कंसेंशनल अप्रोच है, फेज्ड में करो एंड कंसेंसस बिठा के करो, उससे क्या होगा, बैलेंस होगा, गवर्नेंस स्टेबिलिटी विद डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिवनेस इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल वे फॉरवर्ड। तो सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो यही है। हाँ, करा सकते हैं, बट उसको थोड़ा सा कंसेंसस बिठा के एंड फेज तरीके से कराने की कोशिश करनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट थीम इज़ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। 2026 इलेक्शन कमीशन के प्रपोजल से बेसिकली आए थे। तो मतलब समझ आए जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, इलेक्शंस है, किस तरीके से इलेक्शन होंगे, इलेक्शंस करने में क्या प्रॉब्लम है, क्या बेटर कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने क्या बेटर करा, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दिस इज़ लाइक काफ़ी अच्छे चांस है, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है इस थीम को। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। जो क्वेश्चन है ये पूछा था, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो प्रपोज करे थे ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2026 में, तो क्या रिफॉर्म्स प्रपोज किए गए थे और किस तरीके से इनका क्या अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहेगा अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये बैकग्राउंड समझिए। इंडिया के जो इलेक्शन है वो वास्ट है, बहुत बड़े हैं, वाइब्रेंट हैं, बट फेस इश्यूज़, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि मनी पावर, मसल पावर, क्रिमिनलाइजेशन एंड लो ट्रांसपेरेंसी है इसके अंदर। ECI प्रपोज रिफॉर्म्स, तो ECI ने इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को दिमाग में रखते हुए कुछ रिफॉर्म्स बताए जिससे कि फ्री, फेयर एंड क्रेडिबल इलेक्शंस हो पाए। अब मेजर क्या रिफॉर्म्स उन्होंने बताए थे? सबसे पहला है पॉलिटिकल फंडिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। वो कहते थे जहाँ से भी पैसा आता है ना पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट किया जाए। कैपिंग एनोनिमस डोनेशंस, लिमिट कैश डोनेशंस टू 2002, कर्ब ब्लैक मनी। वो कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कैश में डोनेशन ले सकते हो वो 2000 तक लो, और ट्रांसपेरेंट जो एनोनिमस डोनेशंस है ना इनको कैपिंग करो, मतलब उनको बताओ कि कौन डोनेशन, एनोनिमस कुछ भी डोनेशन नहीं आ सकती। डिस्क्लोजर करो जितने भी डोनर्स हैं। पार्टीज मस्ट मेंटेन ऑडिटेड अकाउंट एंड फाइल एनुअल रिपोर्ट विद ECI। ECI के साथ हर साल बताओ कि कितना पैसा, कितना डोनेशन किससे आपको आया है और कितना आया है। स्टेट फंडिंग डिबेट, कंसिडर पार्शियल स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस टू इंश्योर लेवल प्लेइंग फील्ड। कंसिडर पार्शियल स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस टू इंश्योर लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब वो कह रहा है कि पार्शल, आधे से आधी जो फंडिंग है वो स्टेट फंडिंग, मतलब स्टेट ही फंड करे इलेक्शंस को, तो बेटर है, जिससे कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड आएगी, मतलब सबके लिए बराबरी आ पाएगी सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है। तो ये सारे रिफॉर्म्स उन्होंने बताए। उसके अलावा उन्होंने बताया क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से रिगार्डिंग। वो कहते हैं कि डिस्क्वालीफाई कर दो आप कैंडिडेट्स ओपन फ्रेमिंग ऑफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस, नॉट जस्ट कन्विक्शन। जिसके खिलाफ बहुत ज़्यादा सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, फ्रेम हो चुके हैं, उन कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई करो कि वो इलेक्शंस लड़ेंगे ही नहीं। दूसरा उन्होंने बोला कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होना चाहिए फॉर ट्रायल ऑफ पॉलिटिशियंस फेसिंग क्रिमिनल चार्जेस। इनके खिलाफ भी क्रिमिनल चार्जेस हैं, उन पॉलिटिशियन के लिए अलग से कोर्ट लगवाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जिसको हम कह रहे हैं, एंड फटाक से जो ट्रायल है इनको मतलब डिसीजन सुनाओ, जस्टिस दो, सो दैट एक जो कन्फ्यूजन है वो हटी रहे, मिसयूज़ ना हो, है ना, डिले का। मैंडेटरी डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड एंड नॉमिनेशन फॉर्म्स वाइड पब्लिक डिसिमिनेशन। साथ में वो कह रहा है कि मैंडेटरी, हर किसी के लिए मैंडेटरी है कि वो अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को क्या करे, डिक्लेयर करे, हर जो भी नॉमिनेशन फॉर्म भर रहा है, मतलब जो भी इलेक्शंस के लिए खड़ा हो रहा है, जिससे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को कर्ब कर सके। ठीक है। उसके अलावा इन्होंने इलेक्टोरल और वोटिंग प्रोसेस में भी रिफॉर्म्स बताए कि डीक्रिमिनलाइज करो वोटिंग एरर्स को, रिड्यूस करो प्रोसीजरल डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर जेन्युइन मिस्टेक्स। आपको कम करने की ज़रूरत है जो भी डिस्क्वालिफिकेशंस हैं जेन्युइन मिस्टेक्स के अलावा, है ना। डीक्रिमिनलाइज वोटिंग एरर्स, थोड़े बहुत जो वोटिंग एरर्स हैं उनको डीक्रिमिनलाइज करो। री इन्फोर्स नोटा, उन्होंने कहा जो नोटा है ना उसको और ज़्यादा री इन्फोर्स करो। स्ट्रेंथन करो नन ऑफ द अबव ऑप्शन टू इंश्योर वोटर अकाउंट ऑटोनॉमी, वोटर की इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, तो उनके पास ये भी ऑप्शन होना चाहिए। टोटलराइज मशीन्स मिक्स वोट्स फ्रॉम मल्टीपल पोलिंग बूथ्स टू प्रोटेक्ट वोटर सीक्रेसी एंड प्रिवेंट पोस्ट पोल विक्टिमाइजेशन। वो कह रहा है कि टोटलाइजर जो मशीन्स होती हैं, है ना, तो जो मिक्स वोट्स निकलती हैं मल्टीपल पोलिंग बूथ्स टू प्रोटेक्ट वोटर सीक्रेसी, कि वोटर की सीक्रेसी को भी आप प्रोटेक्ट करो, अच्छे से काउंट करो, एंड प्रिवेंट पोस्ट पोल विक्टिमाइजेशन, कि पोल जब हो जाता है उसके बाद विक्टिमाइजेशन, विक्टिम बनते हैं लोग। थोड़ा सा इसका मतलब मीनिंग देख लेती हूँ मैं, वेट अ मिनट। ओके, तो इसका मेन मतलब जो है वो ये कह रहा है कि जैसे कि ये पूरा स्टेट है,
या फिर कहें तो दिस इज़ अ कॉन्स्टिट्यूंसी। अब इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ज़्यादा क्या हुई हैं, अपने वोट पड़े हुए बहुत सारी जगह। अब क्या करें, हम सारी वोट्स को इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से क्या कर दें, मिक्स कर दें, एंड फिर उसको क्या करें, काउंट करें, जिससे जो वोटर की सीक्रेसी वो बनी रहे कि कौन से वोटर ने किस बूथ से, किस एरिया से ज़्यादा वोट आई हैं, कम वोट आई हैं, इस तरीके से, जिससे कि जो पोस्ट पोल विक्टिमाइजेशन होते हैं कि देखो इस पोल से इससे मैं वोट नहीं दी थी तो उनका काम नहीं करेंगे इस तरीके से, तो वो चीज़ ना हो, तो ये बताया। बाकी वो कह रहे हैं रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज से रिगार्डिंग भी उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स बताए, जैसे कि हमारा है इंटरनल डेमोक्रेसी। कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। पार्टीज मस्ट होल्ड रेगुलर इलेक्शंस एंड मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी इन लीडरशिप सिलेक्शन। कौन लीडर बनेगा किसी पर्टिकुलरली पार्टी का, तो उसका लीडर कौन बनेगा, तो ये भी उसमें भी ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, राइट। डी रजिस्ट्रेशन पावर, ECI शुड गेट स्टेटूटरी पावर टू डी रजिस्टर डोरमेंट और नॉन कंप्लेंट पार्टीज़ को, नॉन कंप्लाइंट पार्टीज़ को, मतलब जो भी नॉन कंप्लाई नहीं कर रही है ECI के रेगुलेशंस के साथ, गाइडलाइंस के साथ, तो उनके पास ECI को पावर दे दो कि सो दैट वो रजिस्टर्ड पार्टीज़ को डी रजिस्टर कर दिया जाए। सीलिंग ऑन एक्सपेंडिचर, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग एंड पेनल्टीज लगाओ अगर वो एक्सीड करते हैं एक्सपेंडिचर की लिमिट को, कि आप इतना ही खर्चा कर सकते हो इलेक्शन कैंपेन में, इससे ज़्यादा कर रहे हो तो उस पर एक तरीके से सील लगाना, लिमिट लगाना। तो ये सारे कुछ हमारे बहुत सारे रिफॉर्म्स उन्होंने बताए। फिर इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने बताया कि इंडिपेंडेंट एक सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड कराओ, एक इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड बजट उनके पास होना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स थ्रू आ बाई पार्टीसन कमेटी, मतलब कमेटी बैठनी चाहिए और वो अपॉइंटमेंट कराए, तो इस तरीके से, ठीक है। इक्वल स्टेटस देने की बात करिए कि हमारे जितने भी कमिश्नर्स हैं उनको सबको ही इक्वल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए टेन्योर एंड पावर की। हमारे यहाँ पे अभी क्या होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह निकालते हैं, लेकिन जो 2 हैं उनको हम ECI के कहने पे निकाल सकते हैं, तो उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलती है ना, तो उसके लिए उन्होंने बात करी। तो इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट दो, है ना, एक बाई पार्टीसन कमेटी बताओ उनके अपॉइंटमेंट के लिए, और इक्वल स्टेटस दो तीनों को, है ना। तो ये सारे हमारे कुछ रिफॉर्म्स उन्होंने बताए, काफ़ी रिफॉर्म्स बताए, अच्छे रिफॉर्म्स बताए हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है इन रिफॉर्म्स की, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा से ज़्यादा लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, ये रिड्यूस कर रहे हैं इन्फ्लुएंस ऑफ ब्लैक मनी एंड हिडन डोनर। जो ब्लैक मनी को वाइट मनी किया जाता है इलेक्शंस में पुट करके, ये जो हिडन डोनर्स हैं, ठीक है, उनसे बचने के लिए। प्रमोट्स क्लीन पॉलिटिक्स, प्रिवेंट क्रिमिनल एलिमेंट्स फ्रॉम एंटरिंग लेजिस्लेचर। ये कह रहा है कि प्रिवेंट करने की कोशिश करो जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं हमारे एंटरिंग लेजिस्लेचर से। इम्प्रूव अकाउंटेबिलिटी, मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ फंड्स एंड कैंडिडेट्स बैकग्राउंड। वो कह रहा है कि मैंडेटरी डिस्क्लोजर ज़रूरी होना चाहिए, डिस्क्लोज करना फंड्स को एंड कैंडिडेट के बैकग्राउंड को, जिससे अकाउंटेबिलिटी बढ़े। स्ट्रेंथन वोटर कॉन्फिडेंस, प्रोटेक्ट सीक्रेसी एंड फेयरनेस ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। स्ट्रेंथन करो और ज़्यादा बेटर करो वोटर की कॉन्फिडेंस को, प्रोटेक्ट करो उनकी सीक्रेसी को, उनके फेयरनेस को। अपहोल्ड डेमोक्रेटिक एथिक्स, इंकरेजेस इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी। वो कह रहे हैं कि इंटरनल जो पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी उसको और ज़्यादा इंकरेज करो, एंड पब्लिक के ट्रस्ट को बढ़ाने की में अच्छा मतलब इंपॉर्टेंस है इसकी। एम्पावर द ECI को एम्पावर करेंगे तो एक इंडिपेंडेंस आएगी और ज़्यादा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो पाएंगे। तो क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी अच्छी होगी, क्लीन पॉलिटिक्स होगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, वोटर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डेमोक्रेटिक एथिक्स आएंगे, एंड हमारा ECI और ज़्यादा एम्पावर होगा। नॉट चैलेंजेस क्या है इनको इम्प्लीमेंट करने में। देखिए पॉलिटिकल रेजिस्टेंस, क्यों हम इनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, तो पॉलिटिकल रेजिस्टेंस है, जो पार्टीज़ है वो खुद रिलेक्टेंट है, रोकना चाहती हैं चेंज फंडिंग एंड डिस्क्लोजर रूल्स को। लैक ऑफ लीगल बैकिंग है, बहुत सारे जो रिफॉर्म्स हैं उनके लिए आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत होती है, तो एक लीगल बैकिंग नहीं है, और एडवाइजरी अपने आप में चीज़ है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टेंट, मॉनिटरिंग थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट, ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स काम है। और जुडिशियल डिले तो आपको पता है, जो क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट द पॉलिटिशियन वो भी काफ़ी पेंडिंग रहते हैं सालों तक, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, इसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहे। तो मतलब बहुत सारे कारण है कि हम इन सारे रिफॉर्म्स को अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो ब्यूरोक्रेसी का कारण है, पॉलिटिशियन का कारण है, जुडिशियल का कारण है, सिटीजन को भी इतना अवेयरनेस नहीं है, उनको भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, वो भी ज़्यादा उनको वोट कर रहे हैं जिनके पास क्रिमिनल चार्जेस हैं। तो ये सब कुछ है, साथ में कोई लीगल बैकिंग नहीं है। रिफॉर्म्स के लिए बोला है, लेकिन क्या कोई वो है कि मैंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड ये है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्टोरल लॉ हमें लाना चाहिए जो कॉडिफाई करे जितने भी इलेक्शन रिलेटेड प्रोविजंस है एक ही एक्ट में। पॉलिटिकल कंसेंस बिठाने की ज़रूरत है, सारी पार्टीज़ को इन्वॉल्व करो जिससे स्मूथ रिफॉर्म ऑफ अडॉप्शन हो पाए, स्मूथली हम इन रिफॉर्म्स को लेके आ पाए। एम्पावर करो ECI को लीगली, है ना,
ग्रांट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी टू इन्फोर्स द कंप्लायंस, कि जो रिफॉर्म बोले हैं वो कितने कंप्लाई हो पाए, कितना उनको फॉलो किया, कितना उनको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करा, प्रैक्टिकलिटी क्या उसकी, तो उसके लिए वो एम्पावर करो कि वो लीगली उसको इम्प्लीमेंट कर पाए सारे रिफॉर्म्स को। और पब्लिक अवेयरनेस को और ज़्यादा बढ़ाओ, इंकरेज करो वोटर्स को कि वो खुद भी डिमांड करें ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। सो ये हम वे फॉरवर्ड कर सकते हैं। बाकी अगर कंक्लूड करें तो 2016 में ECI रिफॉर्म्स का मेन एम था कि कैसे इंडियन इलेक्शंस को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड एथिकल बनाया जाए। उनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा वाइटल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथन करने में क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंश्योर करने में ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल, की ट्रूली लोग रिप्रेजेंटेटिव है। थीम क्या है? चैलेंजेस बिफोर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ इलेक्शंस एंड EVM कंट्रोवर्सी। वे कंट्रोवर्सी चली थी, आपको पता ही है। तो क्या चैलेंजेस हैं इलेक्शन कमीशन इलेक्शन से रिगार्डिंग, है ना? ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ इलेक्शन, क्या हम भरोसा कर सकते हैं इलेक्शंस जो होते हैं, और EVM से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी करेंगे। भी मेरा गला जो है थोड़ा सा दुख गया है, सो विल टेक अ 1 मिनट ऑफ ब्रेक। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। सो सबसे पहले अगर क्वेश्चन को समझेंगे, सो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कंट्रोवर्सी जो हुई थी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से रिगार्डिंग एंड इट्स इम्पैक्ट क्या है पब्लिक ट्रस्ट पे, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन था। इट ऑल्सो सीक्स टू आइडेंटिफाई की चैलेंजेस फेस बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, साथ में क्या चैलेंजेस हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फेस करने पड़ते हैं टू इंश्योर फ्री, फेयर एंड क्रेडिबल इलेक्शंस। ठीक है, तो बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखिए, जो EVMs है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में 1982 सबसे पहले केरला में, एंड देन उसके बाद नेशन वाइड हम इसको यूज़ करना शुरू करते हैं सिंस 2004। रिसेंटली पॉलिटिकल पार्टीज़ हैव रेज्ड डाउट, अब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी ने डाउट इशू करा है कि जो EVM है टेम्परिंग के बारे में, ट्रांसपेरेंसी एंड हैकिंग के बारे में, स्पेशली आफ्टर क्लोज इलेक्शन रिजल्ट। अभी जो रिजल्ट आए थे उसके बाद उन्होंने बोला कि जो EVM टेम्परिंग का मतलब मैं देख लेती हूँ एक बार, मतलब उसमें गड़बड़ चल रही है, उसको हैक किया जा रहा है एंड उससे जो है वोट की चोरी होती है इस तरीके से। ठीक है, EVM टेम्परिंग, लेट्स सी। सो मीन्स टू इंटरफेयर्स विथ समथिंग इन अ रॉन्ग और अनफेयर वे। ठीक है, तो गलत तरीके से उसमें छेड़छाड़ करा, तो इट्स लाइक अ टेम्परिंग। स्पेशली आफ्टर क्लोज इलेक्शन रिजल्ट के बाद ECI ने डिफेंड करा है कि जो EVMs है वो अपने आप में टेम्पर प्रूफ एंड एफिशिएंट है, मतलब उनमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, बट पब्लिक कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है। क्वेश्चंस तो लोग उठाएंगे। सो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट देख लेते हैं, ECI क्या है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है किस तरीके से। तो आर्टिकल जो 324 है वो एम्पावर करता है हमारे ECI को टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस टू पार्लियामेंट, कि आप फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शंस को कंडक्ट कराते हो, पार्लियामेंट में करा सकते हो। स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के ये इलेक्शंस कराते हैं। इंश्योर्स इंडिपेंडेंस, इनकी इंडिपेंडेंस के बारे में, इनकी इम्पार्शलिटी के बारे में, इनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में हमने बात करनी है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है, ऑलरेडी बात करके आए, जिसको इन्फोर्स कराया जाता है इन इलेक्शन मॉनिटरिंग। इसके की रोल्स हैं, इसके कुछ काम हैं। अब चैलेंजेस क्या हैं सबसे पहले जो ECI को फेस करने पड़ते हैं। अगर हम EVM उस मशीन से रिलेटेड चैलेंजेस देखें तो एलिगेशंस हैं कि टेम्परिंग मतलब उसमें छेड़खानी हुई है, पॉलिटिकल क्लेम है कि उसमें मैनिपुलेशन हुआ है डिस्पाइट लैक ऑफ टेक्निकल प्रूफ, ऑल्दो उनके पास कोई टेक्निकल प्रूफ नहीं है बट वो ऐसा कह रहे हैं। टेक्निकल वल्नरेबिलिटी, फियर ऑफ मालवेयर, माल फंक्शन और मिसयूज ऑफ कंट्रोल यूनिट। ऑफकोर्स एक डर तो रहता ही है क्योंकि लोगों के पास इतनी डिजिटल लिटरेसी नहीं है। सो टेक्निकल वल्नरेबिलिटी तो है, मालवेयर हो सकता है, माल फंक्शन भी हो सकता है, गलत तरीके से काम कर रहे, अच्छे तरीके से ना काम कर रही हो कोई मशीन। ट्रांसपेरेंसी डेफिसिट, पब्लिक कैन नॉट डायरेक्टली वेरीफाई द इलेक्ट्रॉनिक वोट काउंट। अब पब्लिक जो है वो डायरेक्टली जाके वेरीफाई नहीं कर सकती है इलेक्ट्रॉनिक वोट की काउंट को। डायरेक्टली मतलब खुद जाके मशीन में दिख तो नहीं रहा कि कितने पार्टी को कितने वोट पड़ चुके हैं अभी तक। डिले इन VVPAT मैचिंग, जो VVPAT है मैं आपको बता देती हूँ, VVPAT कुछ नहीं, एक तरीके का एक, जैसे कि आप जाओगे मशीन में, आपने वोट दिया, वोट देंगे तो आपके पास एक आएगी चिट्ठी, उस चिट्ठी में लिखा होगा कि आपने किस पार्टी को वोट दिया है। ठीक है, तो ये जो इसमें डिले आपको देखने को मिलेगा, ओनली 5% रैंडम VVPAT का वेरिफिकेशन मिलेगा, मतलब ये आती ही नहीं है चिट्ठी, जिससे कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट होता है अबाउट द एक्यूरेसी। मिस इन्फॉर्मेशन एंड रूमर्स, सोशल मीडिया एम्पलीफाइज अनवेरीफाइड क्लेम्स लोअरिंग ट्रस्ट। मिस इन्फॉर्मेशन तो आपको पता है हर चीज़ के बारे में फैलती ही रहती है। उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल एंड ऑपरेशन चैलेंजेस भी हैं, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस बॉडी में भी कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि मेंटेनिंग न्यूट्रलिटी, एक्विजिशंस ऑफ बाइस अगेंस्ट ECI फ्रॉम पॉलिटिकल एक्टर्स, बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कहते हैं कि ये बाइस्ड होकर काम करता है। सेकेंड, सिक्योरिटी ऑफ EVMs, रिस्क ड्यूरिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट बिफोर एंड आफ्टर पोलिंग। तो बिफोर पोलिंग, आफ्टर पोलिंग, स्टोरेज में कहीं ना कहीं रिस्क तो होता है कि कोई ना उसके साथ छेड़खानी कर दे।
लैक ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट, इनकी खुद की इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं है, ईसीआई इंटरनली वेरीफाई करता है ईवीएम्स को, एंड एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल ओवरसाइट रिड्यूसेस क्रेडिबिलिटी, लेकिन उसके ऊपर भी तो कोई होना चाहिए ना, तो वो ओवरसाइट नहीं है जिससे क्रेडिबिलिटी कम होती है। टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी गैप, मैनी वोटर्स डोंट अंडरस्टैंड ईवीएम्स और वीवीपैट, रिड्यूसिंग कॉन्फिडेंस, बहुत सारे जो वोटर्स हैं ये समझते ही नहीं है ईवीएम्स के बारे में, मतलब उनके पास इतनी डिजिटल लिटरेसी नहीं है, लिटरेसी गैप है, उससे जो कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो ये कुछ इंस्टीट्यूशनल भी प्रॉब्लम्स हैं। उसके अलावा कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन, पार्टीज डिस्क्रेडिट इलेक्शन रिजल्ट फॉर पॉलिटिकल एडवांटेज, मतलब कहीं ना कहीं उसमें छेड़खानी तो करती है, रिजल्ट को अपने फेवर में करने की कोशिश करती है। फंडिंग एंड इन्फ्लुएंस, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी पावर अंडरमाइंस प्रीसीव्ड फेयरनेस, देखो रोल है, पैसे का पावर है, पैसा जिसके पास है उसके फेवर में रिजल्ट आता ही आता है। वीक रेगुलेशन, ईसीआई हैज़ लिमिटेड पावर्स टू पैनलाइज फॉल्स एलिगेशन और मिस इन्फॉर्मेशन, लिमिटेड पावर्स है उसके पास, बहुत ज़्यादा नहीं है, टू पैनलाइज करने के लिए फॉल्स एलिगेशन को। नाउ क्या स्टेप्स हैं जिसको लेने पड़ेंगे बाय ईसीआई टू स्ट्रेंथन द क्रेडिबिलिटी? यूज़ ऑफ वीवीपैट, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, का आप यूज़ कर सकते हो, यूज़ किया गया मतलब हम कर रहे हैं, जिससे कि 2013 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, सो दैट ईच वोटर वेरीफाई कर सके कि हाँ उनकी वोट वही गई है जहाँ उन्होंने सोचा था, जहाँ उन्होंने डाली है। मल्टी लेयर सिक्योरिटी भी है, ईवीएम के पास कोई इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं होती, एंड यूज़ रेंडमाइज्ड मशीन एलोकेशन, ठीक है, और हम एक तरीके से रेंडमाइज मशीन, मतलब रैंडम मशीन जाके एलोकेट करते हैं, है ना। मोक पोल्स कंडक्टेड बिफोर वोटिंग बिगिंस टू चेक एक्यूरेसी, मोक में भी पूल्स होते हैं, मतलब मोक ड्रिल टाइप होती है ना, तो एक तरीके से पूल्स भी कराए जाते हैं जिससे कि वोटिंग की एक्यूरेसी को चेक किया जाए, एक तरीके से टेस्ट करना कि मशीन अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही है, जहाँ वोट डाल रहे हैं वहीं डल रहा है कि नहीं डल रहा है। पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन, ईसीआई इन्वाइट्स पार्टीज टू टेस्ट द ईवीएम्स अंडर कंट्रोल कंडीशंस, साथ में ईवीआई जो है, ईसीआई सॉरी, वो इनवाइट भी करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि पार्टीज़ को, डिफरेंट पार्टीज़ आए और अपने अकॉर्डिंग ईवीएम्स को ना टेस्ट कर लें एक बार, कि उनको फिर शक ना रहे ना, अंडर द कंट्रोल कंडीशंस के अंडर। स्ट्रिक्ट कस्टडी कंट्रोल्स प्रोटोकॉल, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फॉर ट्रांसपोर्ट एंड शॉर्टेज ऑफ ईवीएम्स एंड वीवीपैट्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है फॉर ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज लगाई गई है। तो कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमारी ईसीआई लेती है टू स्ट्रेंथन द क्रेडिबिलिटी। नाउ मेजर्स क्या है टू इनहेंस द ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, अब किस तरीके से हम ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और ज़्यादा वो जो वीवीपैट की वेरिफिकेशन है उसको और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। थर्ड पार्टी ऑडिट भी करा सकते हैं, किसी इंडिपेंडेंट टेक्निकल ऑडिट से भी करा सकते हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का। वोटर में भी अवेयरनेस फैलाएं, एजुकेट करें सिटीजन्स को ईवीएम के फंक्शनिंग एंड सिक्योरिटी के बारे में, उनको वहम ना रहे जिससे। लेजिस्लेटिव बैकिंग, स्ट्रेंथन लॉज पैनलाइजिंग फॉल्स क्लेम्स ऑन ईवीएम टैम्परिंग, साथ में एक लॉ हमें लाने की ज़रूरत है, लीगल बैकिंग, कि अगर कोई छेड़खानी करेगा, अगर कुछ गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो इसके खिलाफ लीगल एक्शन होगा। ग्रेटर ओपननेस, पब्लिकली शेयर ईवीएम टेस्ट डेटा, डिज़ाइन डिटेल्स एंड ऑडिट रिपोर्ट, पब्लिकली जाके शेयर करो ईवीएम के टेस्ट डाटा को, डिज़ाइन डिटेल्स को एंड ऑडिट रिपोर्ट्स को। सिग्निफिकेंस क्या है एड्रेस करने में इन सारे चैलेंजेस को? सबसे पहला है प्रिजर्व डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी, इलेक्शंस मस्ट नॉट ओनली बी फेयर, फ्री एंड फेयर बट ऑल्सो अपीयर सो, आपको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। ओके सो क्या सिग्निफिकेंस क्या है इन सारे चैलेंजेस को हमने क्यों सॉल्व करना है, जिससे ऑफकोर्स डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी बनी रहे, इलेक्शंस तो फेयर होनी होनी चाहिए, फेयर सिर्फ दिखने नहीं चाहिए, होनी चाहिए, पब्लिक का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ट्रांसपेरेंसी से ट्रस्ट जो है डेवलप होगा, पॉलिटिकल जो अनरेस्ट चलता रहता है, पोस्ट इलेक्शन डिस्प्यूट्स, कॉन्स्पिरेसी जो थ्योरीज हैं वो भी नहीं हो पाएंगी, प्रिवेंट हो पाएंगी, और ईसीआई की क्रेडिबिलिटी, ईसीआई पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा पाएगा, जिससे उसकी जो इमेज एज एन इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो अच्छी रहेगी, बरकरार रहेगी, है ना, तभी आप ट्रस्ट कर पाओगे। तो कंक्लूड अगर हम करें तो ईवीएम कंट्रोवर्सी इज़ लेस अबाउट टेक्नोलॉजी है बट मोर अबाउट पब्लिक ट्रस्ट है। सो कंट्रोवर्सी टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग नहीं है, वो लोगों के ट्रस्ट को तोड़ने पे कर रही है। सो ईसीआई मस्ट कंबाइन टेक्निकल ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक एंगेजमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जिससे कि फेथ बना रहे इंडिया की डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, राइट। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द सेपरेशन ऑफ पावर। 2 क्वेश्चन आए बट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सेपरेशन ऑफ पावर ही थीम एंड प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंसेस रिगार्डिंग है पहला। अगर क्वेश्चन को समझे तो क्वेश्चन बोल रहा है कि वेदर इंडिया फॉलो करता है क्या स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर को लाइक यूएसए, और चेक एंड बैलेंस का मॉडल है हमारे यहाँ पे।
इट वॉन्ट्स एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इंटरेक्ट, ओवरलैप एंड रीस्ट्रेन ईच अदर अंडर द कंडीशन। ये कहता है ये एक तरीके से एक्सप्लेनेशन, इट वॉन्ट्स एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ, ये बताता है कि किस तरीके से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जो जुडिशरी है वो इंटरेक्ट करता है, ओवरलैप करता है एंड रीस्ट्रेन करता है ईच अदर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। ये एक गवर्नेंस प्रिंसिपल है जो कि कहता है कि जो पावर्स हैं लॉ बनाने की, लॉ को एग्जीक्यूट करने की, लोगों को समझने की, लॉ कितना सही है गलत है, उसको हमने डिवाइड कर रखा है बेसिकली 3 ऑर्गन्स में। लेजिस्लेचर जो कि लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंट करता है, जुडिशरी जो कि इंटरप्रेट एंड इन्फोर्स करता है हमारे लॉज को। ना ऑब्जेक्टिव क्या है, जिससे कि जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर है वो ना हो पाए और आपकी जो लिबर्टी, इंडिविजुअल लिबर्टी प्रिवेंट रहे, सेफगार्ड रहे। अब सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में कैसा, देखिए इंडिया के अंदर कोई स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है जैसे कि यूएसए में स्ट्रिक्ट सेपरेशन है। हमारे यहाँ पे फंक्शनल सेपरेशन है एंड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस, मतलब आपका जो काम है वो अलग अलग है, काम अलग अलग है, लेकिन हमारे यहाँ पे सिस्टम है चेक एंड बैलेंसेस का, लेकिन एक दूसरे के काम कितना सही हुआ है, गलत हुआ है, इसको चेक कर रहा है हर एक ऑर्गन एक दूसरे के, जिससे कोऑर्डिनेशन एंड अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। प्रिंसिपल इज इम्प्लिसिट है, नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखने वाली बात है, एक्सप्लिसिटली स्टेटेड का मतलब है सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे वर्ड आपको देखने को नहीं मिलेंगे, चेक एंड बैलेंस वाले वर्ड आपको नहीं, सेपरेशन ऑफ पावर तो फिर भी देखने को मिलेगा, चेक एंड बैलेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा, वो इम्प्लिसिट है, वो अंदरूनी है, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें तो जो ओवरलैप को रिफ्लेक्ट करता है, जैसे आर्टिकल 50 बोल रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में सेपरेशन होना चाहिए जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से, वहीं पे जो प्रेसिडेंट एंड जो गवर्नर है वो पार्ट है लेजिस्लेचर का बट ऑल्सो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव भी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमारे मेंबर है, लेजिस्लेचर के एमपी भी हैं बट ऑल्सो इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर भी है। जुडिशरी लॉ मेकिंग रोल, जुडिशरी भी लॉ मेकिंग रोल में लॉज बनाती है, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू के थ्रू, इंटरप्रिटेशन के थ्रू, पीआईएल बेस्ड गाइडलाइंस देती है, विशाखा गाइडलाइंस एग्जाम्पल है। लेजिस्लेचर क्वासी जुडिशियल रूल, लेजिस्लेचर भी अपने आप में क्वासी जुडिशियल रोल प्ले करता है, कैसे, क्योंकि वो इम्पीचमेंट जैसे प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, कमेटी इन्वेस्टिगेशन करना, ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस, रिमूवल ऑफ जजेस, तो अपने आप में क्या है एक तरीके से क्वासी जुडिशियल रोल है इनके लिए। तो हर कोई एक दूसरे का ओवरलैप कर रहा है ना, काम में ओवरलैप आपको देखने को मिलेगा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और भी एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, ठीक है, जैसे कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ, लेकिन वो लॉ बना रहा है। एमपी लेट्स है, एमपी लेट्स क्या है हमारे, दैट इज़ हर एक एमपी को हम कुछ उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए 5 करोड़ रुपए देंगे और जो जाके डेवलपमेंट कराएगा, तो वो एग्जीक्यूटिव का काम है। ठीक है, जुडिशरी का काम क्या था, लॉ बनाना तो नहीं था, लेकिन वो लॉ भी बना रहा है, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी दे रहे हैं। ठीक है, एंड अब जैसे कि और क्या कह सकते हैं, हाँ, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट हम ले सकते हैं, वो एक तरीके से क्या है, जुडिशियल पावर है, जुडिशरी का रोल था, लेकिन वो हमारा एग्जीक्यूटिव निभा रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे हम लिख सकते हैं ना प्रिंसिपल्स हमारे, लेकिन यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस के प्रिंसिपल तो एक दूसरे पे नज़र रखते हैं। अब एग्जीक्यूटिव कैसे चेक करता है लेजिस्लेचर को, पता है, वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के थ्रू, वीटो पावर्स के थ्रू चेक ऑन लगाता है। ठीक है, लेजिस्लेचर भी चेक करता है एग्जीक्यूटिव को कैसे कर रहा है भाई, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकता है, बजट पे कंट्रोल करता है, वोटिंग वगैरह होती है, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के थ्रू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आर वगैरह वगैरह, बहुत सारे तरीके हैं। अब जुडिशरी चेक करता है इन दोनों को कैसे, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू, है ना, जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी बने रहे लॉज की, एक्शंस की। लेजिस्लेचर जुडिशरी को चेक करता है, कैसे करता है, ओवरराइड जजमेंट्स के थ्रू, लॉस लेके आ सकता है टू ओवरराइड द जजमेंट्स। साथ में आपको पता है कि जुडिशरी को के जो जजेस होते हैं उनको निकालने का काम भी लेजिस्लेचर करता है। एग्जीक्यूटिव चेक करता है जुडिशरी को, कैसे करता है, अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर्स के थ्रू करता है। नाउ इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट देखिए केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में बोला गया था जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो बेसिक पार्ट, स्ट्रक्चर का पार्ट है। साथ में जो इंदिरा नेहरू गांधी है वो बोलता है कि पार्लियामेंट कैन नॉट इंटरफेयर नहीं कर सकता है जुडिशियल फंक्शंस के साथ, तो सेपरेशन ऑफ पावर को दोबारा से बोला गया। बेसिकली हुआ क्या था, इंदिरा गांधी ने बोल दिया था कि जो भी जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है जुडिशरी रिगार्डिंग द इलेक्शंस ऑफ द पीएम एंड द सीएम, तो फिर इंदिरा गांधी केस हुआ और उन्होंने बोला जुडिशरी ने कि पार्लियामेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता है जुडिशियल फंक्शन, जुडिशरी खुद डिसाइड कर लेगा कहाँ जुडिशियल रिव्यू करना है कहाँ नहीं करना है। बाकी मिनरेवा मिल्स कहता है कि सब में बैलेंस बना के चलो, ठीक है, बस बेसिक सी चीज़ है। तो ये तीनों चीज़ें आपको, ये तीनों केसेस याद रखने हैं। केशवानंदी की सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, केशवानंदा भारती, इंदिरा नेहरू गांधी, इसमें बोला गया कि पार्लियामेंट जुडिशियल फंक्शंस के साथ ना इंटरफेयर करे। मिनेवा में बोला कि बैलेंस बना के चले तीनों ऑर्गन्स में। ये तीनों केसेस इंपॉर्टेंट है, केसेस को थोड़ा सा रटना पड़ता है, वो रट लीजिएगा, राइट। रेशनल क्या है, नॉन स्ट्रिक्ट सेपरेशन के बिहाइंड, मतलब हमने नॉन स्ट्रिक्ट सेपरेशन क्यों रखा है।
देखिए इंडिया में आपको पता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जिसमें आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। रिजिड सेपरेशन से क्या होगा, एफिशिएंसी में, अकाउंटेबिलिटी में प्रॉब्लम होती है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर पाती है ना। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री जो मॉडल है उससे भी हम इंस्पायर हैं, जहाँ पे ओवरलैपिंग है बट कोऑपरेटिव हमारा सिस्टम है। एंड जहाँ पे क्या है, हमारे ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल में भी क्या है, ओवरलैपिंग है लेकिन कोऑपरेटिव है। तो हमारे यहाँ पे भी हमने उसी से इंस्पिरेशन लिया। बिकॉज करंट चैलेंजेस ये है कि ये बहुत बार बोला जाता है जुडिशियल ओवररीच के बारे में, कि जुडिशरी अपनी हद से ज़्यादा बढ़ती है, कोर्ट एंटर करते हैं पॉलिसी डोमेन्स में, मतलब पॉलिसी भी खुद बना रहे हैं, है ना, इन्वायरमेंटल बैन लगा रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं। जैसे अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जुडिशरी ने खुद बोला था कि मैं भी CJI हमारा पार्ट रहेगा सिलेक्शन कमेटी का, जो कि कोई रोल नहीं बनता है ना, एग्जीक्यूटिव है वो। एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस बहुत बार बोला जाता है कि ऑर्डिनेंसेस के कारण, है ना, कंट्रोल ओवर लेजिस्लेचर के कारण थ्रू मेजोरिटी एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस दिखाती है। लेजिस्लेटिव वीकनेस की बात करी जाता है कि डिबेट की क्वालिटी कम हो रही है आज के टाइम पे, एक्सेसिव डेलीगेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा जो है पावर टू मेक लॉ उसको डेलीगेट किया जा रहा है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, जुडिशियल ओवररीच, एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस एंड लेजिस्लेटिव वीकनेस। नाउ वे फॉरवर्ड ये है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बनाने की ज़रूरत है थ्रू इंस्टीट्यूशनल रिस्पेक्ट। तीनों इंस्टीट्यूशन की, तीनों ऑर्गन्स की आपस में रिस्पेक्ट करो और बैलेंस बना के चलो। स्ट्रेंथन पार्लियामेंट्री कमिटीज़ फॉर एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट। ओवरसाइट मतलब जो एग्जीक्यूटिव की डोमिनेंस है उस पर चेक ऑन लगाने के लिए पार्लियामेंट्री की कमिटीज़ को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए। इस्टेब्लिश करो ट्रांसपेरेंट जुडिशियल अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म, सो दैट जुडिशरी में भी मतलब जो भी तीनों ऑर्गन्स की जो भी कमियां हैं उनको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वही लिखना है इसमें सिंपल। तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट में आप ट्रांसपेरेंसी लेके आओ, और एक कोऑपरेटिव फंक्शंस को आपको क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, ऑल द ऑर्गन्स विद अकाउंटेबिलिटी, लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। समरी यही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजेक्ट करता है स्ट्रिक्ट सेपरेशन को, और ये बात करता है बैलेंस एंड फ्लेक्सिबल मॉडल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस का, जिससे कोऑर्डिनेशन है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हार्मनी बनी रहे। ये सारे कुछ की टर्म्स है ना, इनको लिख लेना, ठीक है। नाउ द लास्ट थीम इज अ जुडिशियल लेजिस्लेशन, सेपरेशन ऑफ पावर एंड PIL। ये कह रहा है जो जुडिशरी, जो क्वेश्चन है जनरली कहता है जो जुडिशरी का रोल है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है लॉ मेकिंग में। क्या वो हमारी सेपरेशन ऑफ पावर को वायलेट कर रहा है, ये जो चीज़ है, और क्या ये जो हो रहा है जुडिशियल लेजिस्लेशन, क्या इसका कारण PIL है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलेगा। तो फंक्शनल सेपरेशन मतलब कामों में सेपरेशन करा है हमने, स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं करा है। जैसे लेजिस्लेचर का काम है लॉज बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉज को इम्प्लीमेंट करना, जुडिशरी का काम है इंटरप्रेट करना। इनका मेन पर्पस ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर ना हो पाए और चेक एंड बैलेंस बना रहे। अब देखिए जुडिशियल लेजिस्लेशन क्या है, देखिए जुडिशियल लेजिस्लेशन का मतलब है जो जुडिशरी है वो खुद लॉ बनाएगी। जुडिशियल लेजिस्लेशन मीन्स व्हेन जुडिशरी फ्रेम लॉज, रूल्स, है ना, पॉलिसीज और गाइडलाइंस विच आर नॉर्मली द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, जो कि काम लेजिस्लेचर का था लेकिन कौन कर रहा है, जुडिशरी कर रहा है। इट हैपन्स व्हेन कोर्ट इशू डिटेल्ड डायरेक्शंस इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर लॉ और व्हेन अथॉरिटीज फेल्स टू एक्ट। जनरली ये तब होता है जब कोर्ट को दिखता है कि इस बारे में लॉ होना चाहिए, लॉलेसनेस है, लॉ होना चाहिए लेकिन लॉ है नहीं, इसलिए वो गाइडलाइंस निकालती है। या फिर अगर उनको दिखता है जो एग्जीक्यूटिव के एक्शंस हैं वो सही नहीं है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे, तो वो गाइडलाइंस निकालती है। अब कॉजेज़ क्या हैं इनके, देखिए सबसे पहला लेजिस्लेटिव वैक्यूम, डिले या फिर फेलियर होना पार्लियामेंट का कि वो नेसेसरी लॉ ही नहीं बना पाए। दूसरा है एग्जीक्यूटिव इनएक्शन और इनएफिशिएंसी, लॉ तो है लेकिन एग्जीक्यूटिव उसको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, उस चीज़ में इनएफिशिएंसी है, इनएक्शन है। साथ में पब्लिक डिमांड फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, लोगों ने डिमांड करा है, लोग चाहते हैं कि बिकॉज ऑफ यहाँ पे लॉ नहीं है तो हमारे राइट्स प्रोटेक्ट नहीं हो रहे, तो जुडिशरी को आगे बढ़ना पड़ता है। राइज ऑफ PIL, सीकिंग जुडिशियल इंटरवेंशन इन पब्लिक मैटर्स, साथ में PIL, लोगों की कंप्लेंट आती रहती है जुडिशरी के पास, तो जुडिशरी को तो उनको टैकल करना पड़ेगा। जुडिशियल एक्टिविज्म टू अपहोल्ड फंडामेंटल राइट, साथ में जुडिशियल एक्टिविज्म भी है। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब है कि जुडिशरी को एक्टिव रोल प्ले करना है जिससे फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट रहें, सबको मिलते रहें, उनका वायलेशन ना हो, तो उसके लिए भी हमारे लॉज लाने पड़ते हैं किसको, जुडिशरी को। तो ये सारे कुछ कारण हैं कि जुडिशरी क्यों लॉ बना रहा है, क्योंकि लॉ है नहीं, एग्जीक्यूटिव अपना काम नहीं कर रहा है, लोगों की डिमांड है, PIL का राइज हो रहा है, या फिर जुडिशियल एक्टिविज्म। अब एग्जांपल्स देखिए, जैसे कि विशाखा गाइडलाइंस दिए गए थे, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में, यहाँ पे गाइडलाइंस हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन करे थे सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस वुमेन से रिगार्डिंग, बाद में इनको खैर पोस्ट एक्ट का नाम दे दिया गया। ऐसे प्रकाश सिंह में पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में बात करी थी, बिकॉज वहाँ पे कोई भी लेजिस्लेटिव एक्शन नहीं था, कोई लॉ नहीं लाया गया था इसके बारे में। ऐसे DK बासु जो केस है उसमें बोला गया था कि हमें अरेस्ट एंड डिटेंशन से रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस दी थी, जिससे कि कस्टोडियल टॉर्चर ना हो लोगों के साथ, ठीक है।
सो 3 याद कर लो, वो बहुत है, ठीक है। विशाखा गाइडलाइंस तो याद ही है। प्रकाश सिंह, पी फॉर प्रकाश, पी फॉर पुलिस रिफॉर्म्स लेके आई जुडिशरी। डी के बासु, तो यहाँ पे अरेस्ट एंड डिटेंशन से रिगार्डिंग बात करी गई, इन द कस्टोडियल टॉर्चर ना हो जिससे। अब वाई PIL डिमांड जुडिशियल गाइडलाइंस। अब PIL आपको पता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ऑलरेडी पढ़ के आए हैं PIL क्या होता है। अब PIL जनरली डिमांड करती है जुडिशरी से कि आप काम करो, क्योंकि फेलियर आपको होते हुए दिखता है एग्जीक्यूटिव मशीनरी का, कि वो एक्ट नहीं कर पाते हैं और लॉ को इन्फोर्स नहीं कर पाते हैं। साथ में लीगल फ्रेमवर्क भी नहीं होता है फॉर इमर्जिंग सोशल इशूज़। जैसे कि आज के टाइम पे जो इशूज़ है वो आते जा रहे हैं, उन पे लॉ बनाए नहीं जा रहे हैं। तो लॉ नहीं बनाया तो क्या करेंगे, लोग जाएंगे जुडिशरी के पास, होता नहीं है क्योंकि उनका तो राइट है, उनका तो अधिकार है, वो जाएंगे जुडिशरी के पास। तो जुडिशरी क्या करेगी, उनको गाइडलाइंस फ्रेम करने पड़ेंगे, ठीक है। तीसरा, सिटीजन का ट्रस्ट है एक तरीके से जुडिशरी में, क्योंकि वो यहाँ पे न्यूट्रल एंड इफेक्टिव प्रोटेक्टर ऑफ राइट रही है हमेशा से। चौथा है डिले इन पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग ऑन क्रूशियल पब्लिक मैटर। तो जो पार्लियामेंट है वो लॉ मेकिंग में काफ़ी डिले करती रहती है क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट पब्लिक मैटर्स पे, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को आना ही पड़ता है टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। साथ में क्योंकि उनका जिम्मेदारी है, आर्टिकल 32 के तहत उनकी जिम्मेदारी है कि कोई भी लोग बिकॉज उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, उनके फंडामेंटल राइट उनको नहीं मिल रहे हैं ड्यू टू एनी रीज़न, तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट को कुछ तो सुनाना ही पड़ेगा ना। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुडिशियल लिमिट भी है। देखिए, जुडिशरी कैन नॉट असर्व लॉ मेकिंग पावर्स। केशवानंदा भारती में ये बोला गया था कि सेपरेशन ऑफ पावर एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है कि जुडिशरी अपने आप में लॉ मेकिंग पावर नहीं ले सकती, वो लॉ नहीं बना सकती है, ठीक है। कॉमन कॉज वर्सेस केस में भी ये बोला गया था कि जजेस जो हैं वो लॉ ना ही बनाए तो बेटर है। जुडिशियल गाइडलाइंस आर वैलिड ओनली टिल द लेजिस्लेचर मेक्स अ लॉ इन दैट सब्जेक्ट। साथ में ये भी ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि वो सिर्फ गाइडलाइंस निकालती है, वो लॉ नहीं बनाती है। और इन गाइडलाइंस का ऑल्दो फोर्स ऑफ लॉ ही होता है एक तरीके से, इनका जो इम्प्लीमेंटेशन का फोर्स है वो एक लॉ की तरह ही होता है, लेकिन ये वैलिड होती हैं सिर्फ और सिर्फ तब तक जब तक कि लेजिस्लेचर खुद इस पर कोई लॉ ना बना दे। अब कंसर्न्स क्या है इससे रिगार्डिंग, सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है ऑफकोर्स कि जुडिशरी अपनी बाउंड्री को क्रॉस कर रही है, इससे जुडिशियल ओवररीच होता है एंड पॉलिसी में इंटरफेरेंस आती है। ये डेमोक्रेसी को अंडरमाइन कर रही है बिकॉज अनइलेक्टेड जजेस इन्फ्लुएंस द गवर्नेंस। कि देखो डेमोक्रेसी क्या है, अ गवर्नमेंट दैट इज़ फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल। लेकिन जुडिशरी में जो लोग हैं वो क्या वो इलेक्टेड है? नहीं, वो तो अनइलेक्टेड लोग हैं, तो वो कैसे लॉ बना सकते हैं? तो इससे डेमोक्रेसी अंडरमाइन हुई। क्रिएट इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। देखिए, वो बोल देती है ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन इसको करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी तो होना चाहिए ना, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी तो होनी चाहिए। तो अगर वो बोल दे कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कर ही ना पाए उस चीज़ को बिकॉज ऑफ दी रिसोर्स एंड द टाइम एंड द पीपल कॉन्स्टेंट, तो इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं पाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है फिर। मे रिड्यूस अकाउंटेबिलिटी ऑफ इलेक्टेड ब्रांचेस। साथ में इससे जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी कम होती है हमारे इलेक्टेड ब्रांचेस की। वे फॉरवर्ड यही है कि लेजिस्लेचर हुआ, एग्जीक्यूटिव हुआ, दोनों ही अपनी अपनी ड्यूटीज़ को करें एफिशिएंटली, जिससे जो जुडिशियल इंटरवेंशन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि जुडिशरी वहीं काम कर रही है जहाँ पे उसको एक गैप दिख रहा है। जुडिशरी शुड प्रैक्टिस जुडिशियल रिस्ट्रेंट, मतलब अपने आप को, अपने कदमों को रोके रखे, ठीक है। अवॉइड करना चाहिए उनको, पॉलिसी को ना बनाए हो किसी भी। स्ट्रेंथन लॉ कमीशन एंड एक्सपर्ट बॉडीज़ टू फिल द पॉलिसी गैप्स, क्योंकि पॉलिसी अगर गैप्स कहीं रह जाते हैं तो उसके लिए हम लॉ कमीशंस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, फिर एक्सपर्ट की बॉडीज़। इंश्योर रेगुलर लेजिस्लेटिव रिव्यू ऑफ जुडिशियल गाइडलाइंस। साथ में इंश्योर करने की ज़रूरत है कि रेगुलर लेजिस्लेटिव रिव्यू होता रहे जुडिशियल गाइडलाइंस का भी, है ना, जिससे जुडिशरी पे भी चेक लगा रहे। कॉपरेटिव फंक्शन बाकी को हमें प्रमोट करना ही है अमंग द ऑल ऑर्गन्स। बाकी समरी अगर मैं करूँ तो जुडिशियल लेजिस्लेशन दो इमर्जिंग फ्रॉम नोबल इंटेंशन, मतलब अच्छे इंटेंशन से वो आ रहा है, बट कहीं ना कहीं डाइल्यूट तो कर रहा है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को। सो इट अराइजेज ड्यू टू एग्जीक्यूटिव इनएक्शन एंड लेजिस्लेटिव गैप। आई नो कि अराइज हुआ है बिकॉज एग्जीक्यूशन ने एक्शन नहीं लिया और लेजिस्लेटिव ने लॉ नहीं बनाई, लेजिस्लेचर ने लॉ नहीं बनाया, एग्जीक्यूटिव ने एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से सिटीजन्स को PIL फॉर्म करनी पड़ी। एंड PIL की वजह से डायग्राम भी बना सकते हैं हमने इसमें बहुत अच्छा कि देयर एग्जीक्यूटिव ने क्या करा, इन एक्शन है, लेजिस्लेचर में कोई लॉ नहीं बनाया, इसके कारण जो पीपल है, जो सिटीजन है ना, वो PIL लेके जाता है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, एंड देन उनको फिर गाइडलाइंस निकालनी पड़ती है। तो इस तरीके से बेसिकली हो रहा है ना, ये अच्छा डायग्राम है, इसको बना सकते हैं, ठीक है। सो
बट खैर ज़रूरत क्या है, ज़रूरत ये है, देखो हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है जुडिशियल एक्टिविज्म को रिस्ट्रेंट के साथ, इंश्योरिंग राइट्स प्रोटेक्शन, जिससे राइट्स भी प्रोटेक्ट रहे लेकिन साथ के साथ भी विदाउट सब्सटीट्यूटिंग गवर्नेंस, कि हम गवर्नेंस को, गवर्नमेंट को सब्सटीट्यूट ना करें। सब्सटीट्यूट का मतलब है एक तरीके से ऑल्टरनेटिव ना बने गवर्नमेंट का, लेजिस्लेचर का ऑल्टरनेटिव नहीं है जुडिशरी, जुडिशरी जुडिशरी है, ठीक है। सो दैट इज़ इट। तो हमने कर लिया इसमें 2 मेजर टॉपिक करे, इलेक्शंस एंड द सेपरेशन ऑफ पावर। दोनों इंपॉर्टेंट है अपने आप में, बाकी आई विल से जस्ट रिवीजन करते रहिए, रिवीजन के साथ ऑटोमेटिकली चीज़ें बेटर हो जाएंगी, राइट। एंड ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है तो दिमाग में चीज़ें घुसती भी चली जाती हैं, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, राइट। दैट इज़ इट।